हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। जो टेस्ट होगा वो वीकली रहेगा। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू इवेंट सिलेक्शन का। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे जो है 6024174888। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है इकोनॉमिक फिलॉसफी, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, वेलफेयरिज्म एटसेट्रा के बारे में। तो क्या है लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, वेलफेयरिज्म, तो ये सभी चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जो आइडिया है वो क्या है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी ध्यान रखिएगा कि न्यू लिबरलिज्म मतलब न्यू लिबरलिज्म आया 1980s टू 2010 के बीच में। तो उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि लिबरलिज्म जो एक फ्रीनेस को पॉलिटिकल लेवल पे हो, डेमोक्रेसी लिबरलिज्म को सपोर्ट करता है, इकोनॉमी में फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है। तो वो जो आइडिया है वो आपका जनरेट हुआ था विथ जॉन लॉक। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरिस्ट है जॉन लॉक, उनसे पॉलिटिकली जो आइडिया है लिबरलिज्म का वो मोटिवेटेड था। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहे जाने वाले एडम स्मिथ ने इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमी में अप्लाई किया, लेजिस्फेयर या फिर इनविजिबल हैंड का, कि स्टेट को इकोनॉमी में इंटरवीन जितना हो सके मिनिमम करना चाहिए। जब हम इकोनॉमी को फ्री छोड़ देते हैं, स्टेट उसमें ज़्यादा इंटरवीन नहीं करता है, तो नेशन की जो प्रोस्पेरिटी है वो बढ़ती है। तो जो आपका आइडिया है लिबरलिज्म का, तो वो आइडिया कब आपका आगे बढ़ने लगा? 1800 में हम देख सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन होने लगा ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन होने लगा। लेकिन बाय द टाइम ऑफ 1929 जो लिबरल इकोनॉमी का आइडिया था, फ्री मार्केट इकोनॉमी का आइडिया था, वो कोलैप्स होने लगा क्योंकि 1929 में हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड। बेसिकली यूएसए से स्टार्ट होके यूरोप, देन अदर जो कॉलोनियल नेशंस थी उसमें इम्पैक्ट किया। और उसी समय क्या हुआ, इस जो प्रॉब्लम है इससे निजात पाने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके जो जॉन मेनार्ड केन्स है उन्होंने नेशंस को एक आइडिया दिया और वो आइडिया था वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, कि जब लिबरलिज्म होता है तो स्टेट कंप्लीटली इंटरवीन नहीं करती है, स्टेट कोई भी वेलफेयर पॉलिसीज नहीं लेती है, जिससे क्या होता है लोगों को हर चीज़ खरीदना पड़ता है, डिमांड जनरेट करना पड़ता है। और जब इकोनॉमी स्टॉप हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यूज आने लगती हैं, तो लोग क्या करते हैं, डिमांड क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो जॉन मेनार्ड केन्स ने सजेशन दिया कि जो बेसिक सोशल फैसिलिटीज़ एम्यूनिटीज़ होती है, लाइक स्कूलिंग हो या फिर आपका एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इनको फ्री में प्रोवाइड करना चाहिए पब्लिक को। तभी पब्लिक के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बचेगा और उससे क्या है, वो मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे। जब डिमांड क्रिएट करेंगे तब जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रोड्यूस करेंगे और प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिएगी, तो सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इसी तरीके से क्या हुआ, जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मॉडल है वो डेवलप होने लगा। और जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मॉडल है 1929 के बाद, जैसे यूएसए ने उसको अडॉप्ट किया अंडर न्यू डील एक्ट, राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल लिया। तो उस तरीके से क्या हुआ, 1929 के बाद 1980s तक आपकी जो वेलफेयर इकोनॉमिक मॉडल है वो चली। लेकिन 1980s आते आते ऐसा हालत हुआ कि जो स्टेट है वो नैनी स्टेट बन गया, कि हर तबके में लोगों को मदद कर रहा है और जो आपकी इकोनॉमी है वो आपकी डिस्करेज हो रही है। तो इसीलिए क्या हुआ, आपके डिफरेंट फिलोसोफर्स थे जैसे रॉबर्ट नोजिक हो, मूरे रोथबर्ड हो, इन्होंने सपोर्ट किया कि न्यू लिबरलिज्म आना चाहिए।
तो पहले आया लिबरलिज्म, लिबरलिज्म फेल रहा तो आया वेलफेयर स्टेट मॉडल, देन आया न्यू लिबरलिज्म। तो न्यू लिबरलिज्म जो है एक इकोनॉमिक फिलोसफी है जो डोमिनेंट रहा फ्रॉम 1980s टू 2010। क्यों 2010 तक रहा? क्योंकि 2008 में सब प्राइम क्राइसिस देखा गया इन यूएसए, फिर से वो 1929 वाला सिचुएशन ग्लोबल लेवल पे आ गया, तो स्टेट ने फिर से री एंटर किया। और अभी वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू लिबरलिज्म जो है, देखिए आर्टिकल का जो टाइटल है, अ पोस्ट न्यू लिबरल कॉन्सेंसस सीम्स टू हैव क्रिस्टलाइज्ड। तो इसको और क्रिस्टलाइज्ड करना है, क्योंकि अभी हम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ न्यू लिबरल जो इम्पैक्ट है वो अभी भी है, क्योंकि वेल्थ का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए स्टेट को फिर से इंटरवीन करना है। स्टेट को क्या करना है? जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, कंसंट्रेशन ऑफ इनकम है, उसको मिनिमाइज करनी ज़रूरी है। तो इसी में वही कहा गया है, अ पोस्ट न्यू लिबरल कॉन्सेंसस सीम्स टू हैव क्रिस्टलाइज्ड। तो जो फाइट करना है इकोनॉमिक आपका जो कंसंट्रेशन है, तो वेल्थ क्या है? जो चंद आपके 1 to 10% पीपल है, उन्हीं के पास क्या है? 70 to 90% ऑफ वेल्थ है। बाकी लोगों के पास मिनिमम, बेयर मिनिमम इनकम है, जिससे क्या हो रहा है, जो मिडिल क्लास है वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। और मिडिल क्लास अगर सस्टेन नहीं कर पाता है और जो पोर है वो मिडिल क्लास में तब्दील नहीं हो पाते हैं, तो जो डेमोक्रेसी है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो जैसे हमने नेपाल में देखा, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हमने बांग्लादेश में प्रोटेस्ट देखा, श्रीलंका में प्रोटेस्ट देखा, और डिफरेंट रीजन में हम रीजनल प्रोटेस्ट तो देखते ही रहते हैं। क्यों? बिकॉज वेल्थ का कंसंट्रेशन होना, वो चाहे पॉलिटिकल लीडर्स के पास कंसंट्रेट होना या फिर जो बिजनेसमैन है और पॉलिटिशियन है और ब्यूरोक्रेट्स है, जो फैटल ट्रायंगल है, जो नेक्सस होता है, उनके बीच में कंसंट्रेट होना। तो इसीलिए क्या है, जो बिजनेसेस है, जो कैपिटलिस्ट है, या फिर जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है, उसको हमें क्या करना है? आपका डिसेंट्रलाइज करना है, गुड जॉब को क्रिएट करना है, और इसके लिए स्टेट के पास रोल होना पड़ेगा। न्यू लिबरल में क्या होता है, स्टेट का रोल इन इकोनॉमी काफ़ी कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें एक पोस्ट न्यू लिबरल ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को सेट करना है, जिसमें हर कंट्री में सस्टेन्ड मिडिल क्लास होगा, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो आपका सफ़र नहीं करेगा, सभी के पास एक डिसेंट सा वेल्थ होगा, और जो कैपिटलिस्ट है वो अपने वेल्थ को बेटर शेयर करेंगे। बेटर शेयर कैसे करेंगे? बेटर जॉब देंगे, बेटर जॉब सिक्योरिटी देंगे, बेटर सैलरी प्रोवाइड करेंगे, तभी क्या है, जो वेल्थ की कंसंट्रेशन है वो घटेगी। और स्टेट क्या करेगा? टैक्स इंपोज करेगा। टैक्स इंपोज करके जो एकदम पोर है, जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन है, उनको वेलफेयर स्कीम का जो स्वाद है वो चखाएगा, बाय गिविंग देम एजुकेशन, बाय गिविंग देम हेल्थ फैसिलिटी, बाय गिविंग देम सैनिटेशन, बाय गिविंग देम स्किल, so that they can become capable and they can join hands in the economy। ओके, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो मैंने इसका एक ओवरव्यू आपको बताया, अभी मैं 1 by 1 इसको दिखाने वाला हूँ। तो कोर थेसिस क्या है कि न्यू लिबरलिज्म एरा की वजह से ओवर डीरेगुलेशन हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है कंपनी को, हाइपर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिसमें रिच कंट्री, रिच जो एमएनसीज है वो रिच बनती जा रही है, बाकी जो है आपके आम आदमी है उनका हालत खराब होते जा रहा है, और सभी चीज़ मार्केट डिसाइड कर रही है। उसी को कहा जाता है मार्केट फंडामेंटलिज्म। तो मार्केट फंडामेंटलिज्म के जगह में स्टेट फंडामेंटलिज्म को लाना ज़रूरी है। तो इसीलिए अ न्यू पोस्ट न्यू लिबरल कंसेंसस बनाना ज़रूरी है, और वो बन भी रहा है, इवन अमॉन्ग ऑल दी आइडियोलॉजीज, लाइक वेदर इट इज़ लेफ्ट और राइट और सेंटर। तो जो रोल है स्टेट का वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, उसकी बात इसमें कही गई है। की पॉइंट्स में अगर देखें, द 3 पिलर्स ऑफ द न्यू कंसेंसस, तो कर्बिंग करना है इकोनॉमिक कंसंट्रेशन को। जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट हाउसेस के पास, फाइनेंशियल जो आपकी इंस्टीट्यूशन है उनके पास एक्सेसिव वेल्थ है, जिससे सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ रही है, और पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन हम देख सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब इन डिफरेंट नेशन। तो क्या करना है? रीस्टोर करना है डिग्निटी वाया गुड जॉब। तो सिर्फ कंज्यूमर को हम लो प्राइस प्रोडक्ट प्रोवाइड करने से नहीं होगा, उनको लो प्राइस में प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनके पास गुड जॉब भी होना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी मार्केट में कंज्यूमरिज्म जो है बहुत बढ़ गया, मटेरियलिज्म बहुत बढ़ गया, लोग कुछ भी खरीद सकते हैं सस्ते दामों में, लेकिन खरीदेंगे कब? जब उनके पास गुड जॉब होगा। तो इसीलिए क्या करना है? गुड जॉब देना है, और एक सस्टेन्ड मिडिल क्लास को डेवलप करना है, ताकि जो डेमोक्रेसी है वो
बची रहे। एक्टिव गवर्नमेंट रोल इसमें चाहिएगा ताकि गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए जिससे क्या हो, आपकी बेटर जॉब जनरेशन हो सके, कम्युनिटी का स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जा सके, वल्नरेबल कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जा सके। तो मार्केट एलोन कैनॉट सॉल्व स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रेस्ड रीजन, सो दैट इज वाई स्टेट हैज़ टू कम इनटू प्ले। तो इसीलिए कन्वर्जेंस हम देख सकते हैं बिटवीन राइट एंड लेफ्ट। तो मूव अवे फ्रॉम न्यू लिबरल ऑर्थोडॉक्सी, तो जो न्यू लिबरल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमने देखा था 1980s में, तो यूके में जो थैचरिज्म था, मार्गरेट थैचर के अंदर न्यू लिबरल पॉलिसीज ली गई थी जिसमें स्टेट ने अपने आप को रोल ऑफ कर लिया था, अपने ड्यूटी से पीछे हट गए थे और मार्केट को ओपन छोड़ दिया था। फिर हम यूएसए में रोनाल्ड रीगन के समय पे देख सकते हैं, जो रीगनिज्म आया था या फिर रीगनॉमिक्स आया था। ओके, तो इसीलिए क्या है, आपकी जो रियल पोस्ट न्यू लिबरल सक्सेस है ये डिपेंड करता है गुड जॉब के ऊपर, नहीं तो क्या होगा, डिफरेंट नेशन क्रम्बल करने लगेंगी। क्रिटिक ऑफ ट्रम्प्स अप्रोच, तो इसमें ट्रम्प्स का जो अप्रोच है उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है कि अभी ट्रम्प का अप्रोच अगर देखें तो उससे क्या है, क्रोनी स्टेट कैपिटलिज्म हम देख सकते हैं कि कैपिटलिस्ट को मदद करना या फिर हर चीज़ में एक जो ट्रांजैक्शन है उसको देखना। की टर्मिनोलॉजीज न्यू लिबरलिज्म ऑलरेडी बताया कि एक इकोनॉमिक फिलोसॉफी है जो डोमिनेंट रहा है फ्रॉम 1980s टू 2010, जिसमें फ्री मार्केट, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, ऑस्टेरिटी मतलब कम पैसे खर्च करना बाय द स्टेट, मतलब वेलफेयर स्कीम्स को ही मिनिमाइज कर देना, और मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन के बारे में ये न्यू लिबरल सपोर्ट करता है। और न्यू लिबरल का जो पूरा आइडिया है उसको कैसे क्रिस्टलाइज किया गया था, अप्लाई किया गया था थ्रू वाशिंगटन कंसेंसस। तो ये जो भी चीज़ें हैं, फ्री मार्केट, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में क्या आपका कंक्लूजन निकला, वाशिंगटन कंसेंसस। और उसी के बाद हम देख सकते हैं ग्लोबल लेवल पे न्यू लिबरलिज्म को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना हुई। पोस्ट न्यू लिबरलिज्म हम देख सकते हैं 2008 के बाद, जहां स्टेट क्या किया, एक्टिवली शेप्स मार्केट टू अचीव सोशल गोल लाइक इक्वालिटी देना, इक्विटी देना, सिक्योरिटी मेंटेन करना एंड क्लाइमेट एक्शंस लेना, ताकि लॉन्ग टर्म तक हम सस्टेन कर सके। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में भी चेंजेस लाना और क्रॉनी कैपिटलिज्म को ख़त्म करना। क्रॉनी कैपिटलिज्म क्या होता है, जब आपके बिजनेसेस जो होती है वो पॉलिटिकल साठ गांठ से चलती है, ना कि कंपटीशन की वजह से और मेरिट की वजह से, जहां ओपन कंपटीशन नहीं हो पाता है। जो आपकी बड़ी कंपनीज रहती है, एमएनसीज रहती है, वही सिर्फ बिजनेसेस करती है, एमएसएमई जो है काफ़ी पीछे रह जाता है, जिससे जो डेमोक्रेटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। फाइनेंशियलाइजेशन क्या है, एक्सेसिव फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, ओवर प्रोडक्टिव इकोनॉमी लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। तो मैन्युफैक्चरिंग में वो भी आपके लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में ध्यान देना है। नेक्स्ट इसमें ध्यान दीजिएगा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इशू। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि प्री 1980 में क्या था, केनेशियन एरा था 1929 के बाद। तो केनेसियन एरा से पहले क्या था वो भी मैंने बताया कि जॉन लॉक आए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरिस्ट, जिन्होंने पॉलिटिकल लेवल पे लिबरलिज्म का आइडिया को सपोर्ट किया, राइट्स को सपोर्ट किया, डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। उसके बाद एडम स्मिथ ने जो आइडिया है प्रोपाउंड किया कि इकोनॉमी जो है वो फ्री होनी चाहिए, तो इकोनॉमी पूरी फ्री रही विदाउट एनी स्टेट इंटरवेंशन। और 1929 तक जो है स्टेट क्रम्बल करने लगी इकोनॉमिक डाउनफॉल की वजह से, और तभी केन्स ने सपोर्ट दिया, जो जॉन मेनार्ड केन्स है। तो तभी से केनेसियन इकोनॉमी आया, और केनेसियन इकोनॉमी से ही क्या है, वेलफेयर मॉडल आया। तो यूएसए ने वेलफेयर स्टेट अपनाया थ्रू न्यू डील एक्ट अंडर इलोनर रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट रहे थे उस समय। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। 1980 से 2008 में फिर केनेसियन इकोनॉमी को क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि स्टेट जो है नैनी स्टेट बन गई है, नानी की तरह हर चीज़ का ख्याल रखती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो न्यू लिबरल एरा फिर से आ गया। तो मैंने बताया था रिगोनॉमिक्स यूएसए, थैचरिज्म इन यूके। इंडिया एडॉप्टेड एलपीजी रिफॉर्म इन 1991। तो इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स को 1991 में अपनाया था। 2008 में देखें तो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जो सब प्राइम क्राइसिस था बिकॉज ऑफ सब प्राइम लोन इन यूएसए, जो हाउसिंग लोन था। तो वहाँ पे जब इकोनॉमी क्रम्बल करने लगी, जब लोन डिफॉल्ट होने लगे बिकॉज ऑफ सब प्राइम बोरोवर्स। सब प्राइम मतलब क्या, जो स्टैंडर्ड बोरोवर्स नहीं थे, जिनका कोई कैपेसिटी नहीं था। तो क्या हुआ, इसने पूरे वर्ल्ड को ही इम्पैक्ट किया, क्योंकि यूएसए की इर्द गिर्द ही वर्ल्ड की इकोनॉमी घूमती रहती है, जैसे डॉलर के ऊपर बेस्ड होना।
ओके और बाद में हम देख सकते हैं 2008 के बाद 2016 में अगर देखें तो पॉपुलिज्म फिर से आने लगा। मतलब जो लोग हैं, कॉमन पीपल है, उनको आपका वेलफेयर देने के लिए, जैसे ब्रेग्जिट होने लगा टू प्रोटेक्ट जॉब्स फॉर पीपल ऑफ यूके, फिर ट्रम्प का 2016 का विक्ट्री हो या फिर रिसेंट विक्ट्री हो जिसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो सभी पॉलिसीज आगे बढ़ने लगी। अभी हम देखते हैं इसका लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस। तो लॉजिकल फिलोसॉफिकल बेसिस में जो लिबरलिज्म है या फिर नियो लिबरलिज्म है वो क्या सपोर्ट करता है, ट्रिकल डाउन थ्योरी, कि जब बिजनेसेस होने लगेगी, ग्रोथ होने लगेगी, तो जो ग्रोथ है वो ट्रिकल डाउन होगा, लेकिन एक्चुअली ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, वेल्थ का कंसंट्रेशन हो गया। इसीलिए नया लॉजिक है मिडिल आउट और बॉटम अप, कि बॉटम अप से भी हमें देखनी ज़रूरी है, जो आपके कॉमन पीपल है उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, उनका वेलफेयर होना ज़रूरी है, और वो ट्रिकल डाउन थ्योरी से नहीं होगा या फिर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी से नहीं होगा। फिलोसॉफिकल शिफ्ट अगर देखें तो इसमें जो यूटिलिटेरियनिज्म के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो अगर हम मैक्सिमाइज करते हैं जीडीपी को, ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा, तो इसीलिए हमें कम्युनिटेरियनिज्म के पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी है कि हर कम्युनिटी को वैल्यू करना, हर कम्युनिटी को क्या करना है, बेटर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो देना ज़रूरी है, ताकि पीपल जो है प्रोडक्टिव जॉब के साथ एंगेज हो सके और एक सस्टेन मिडिल क्लास बन सके। हमें इसीलिए मार्केट फंडामेंटलिज्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो प्रैग्मेटिज्म है वो पब्लिक गुड के बारे में कहता है कि इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेस है इट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फेयर मैनर। ओके, तो अभी चैलेंजेस अगर देखें इसमें क्या क्या है, तो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में आपकी चैलेंज है कि स्टेट की खुद की कैपेसिटी क्या है, कम है, मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना या फिर कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए मैनेज करना, फिर डिफरेंट मिनिस्ट्री के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है इकोनॉमी को चलाने के लिए, उसमें भी इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कम देखी जाती है। तो इसीलिए तो क्या हुआ था कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स आने के बाद फिर न्यू लिबरल इकोनॉमी इसी वजह से आया था कि डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी चैलेंजेस देखा गया था। फिर जो आपकी अगर हम फिर से न्यू लिबरल इकोनॉमी के अगेंस्ट जाते हैं तो उससे क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल लॉबीज है वो स्टेट के अगेंस्ट आ जाएगी। तो इसीलिए क्या है, एक रिस्क ऑफ पॉलिसी स्विंगिंग है विथ इलेक्टोरल साइकिल। तो जब इलेक्शन आती है उससे पहले स्टेट जो है ज़्यादा वेलफेयर एक्टिविटीज़ करने लगता है, आफ्टर इलेक्शन वो फिर से प्रो कैपिटलिस्ट हो जाता है क्योंकि इलेक्शन जीतने में फंडिंग भी चाहिए। गवर्नेंस एंड करप्शन का भी हम एक रिस्क देख सकते हैं, क्योंकि जब न्यू लिबरलिज्म होता है तो उससे क्या होता है, आपकी रेंट सीकिंग बिहेवियर, क्रॉनिक कैपिटलिज्म, ये हम देख सकते हैं। देन लेबर मार्केट रियलिटी को अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या है, ऑटोमेशन लिमिट्स मैन्युफैक्चरिंग जॉब एब्जॉर्प्शन। तो अभी अगर न्यू लिबरलिज्म जो है वो क्या करना चाहता है, ऑटोमेशन करना चाहता है, उनको बस अपने प्रॉफिट की पड़ी है। तो वो जब अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, ऑटोमेशन करेंगे, तो उससे क्या है, जॉब जो है वो कम होने लगेंगी। तो मार्केट में इकोनॉमी का जो रियलिटी है वो क्यों है, इकोनॉमी है ही क्यों, ताकि हर व्यक्ति जो है वो सस्टेन कर सके, ना कि बस आपके चंद एमएनसीज जो है वो वेल्थ को कंसंट्रेट करे। ठीक है, बाकी इंटरनेशनल कॉन्स्ट्रेंट में हम डब्ल्यूटीओ का जो ट्रेड रूल्स है उसका जो एक आपका कॉन्स्ट्रेंट है वो देख सकते हैं, जो न्यू लिबरल आइडियाज़ को सपोर्ट करता है। बाकी मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस से अगर देखें कि हम पोस्ट न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को बनाते हैं तो उससे क्या होगा, गुड जॉब्स क्रिएट होगी, सोशल डिग्निटी आएगा, जो एलिनिएशन है सोसाइटी में लोगों का वो कम होगा, मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी। इकोनॉमी के लिए अगर देखें पॉलिटिकली अगर देखें तो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन जो डेमोक्रेसी है उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है, जैसे हमने नेपाल में देखा या फिर बांग्लादेश में देखा या फिर श्रीलंका में देखा। तो वो चीज़ हमें ज़रूरी है। लीगली अगर देखें तो बेटर कंपटीशन लॉ को बनाना ज़रूरी है, क्लियर रूल्स एंड लॉज को बनाना ज़रूरी है। एथिकली अगर देखें तो इफ़िशियंसी सिर्फ देखने से नहीं होगा, इफ़िशियंसी के साथ हमें इक्विटी और डिग्निटी को भी देखना ज़रूरी रहेगा। जो आपके नीचे के तबके के लोग हैं उनका कैपेसिटी भी बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि वो इकोनॉमी में क्या हो, विथ डिग्निटी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर सके। ओके, तो ये चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। तो इकोनॉमी में अगर देखें तो पोटेंशियल गेन क्या होगा, रेजिलियंस होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रीजनल जो आपके अनइवननेस है उसको हम टेकल कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी खुद से आप ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा जिससे आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, तो इंडिया ने न्यू लिबरल पॉलिसी कैसे ली,
थ्रू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी सी एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। और बाकी ध्यान रखिएगा, हमने इसमें जो भी चीज़ें आपको समझाई है वो चीज़ें ही आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी। बाकी वे फॉरवर्ड में क्या करना है फॉर इंडिया कि हमें बियॉन्ड पीएलआई जाना है। सिर्फ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देने से नहीं होगा, एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव भी देनी ज़रूरी रहेंगी। फिर स्टेट का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सके, क्रॉनिक कैपिटलिज्म को आपका तोड़ सके, उसको एड्रेस कर सके। एमएसएमई में फोकस करना होगा ताकि हम जो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको हम डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ा सके, डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके और हर रीजन का इवेंट डेवलपमेंट हो सके। इसी के साथ ह्यूमन कैपिटल में ध्यान देना होगा कि गुड जॉब लेने के लिए लोगों का स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, बेटर एजुकेशन वगैरह को प्रमोट करना होगा। आई होप ये आर्टिकल आपको बेटर तरीके से समझ में आया। मैंने कोशिश की ताकि आपको इसका 360 डिग्री एक हॉलिस्टिक व्यू दे सकूं फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट। तो जो एमपी है हमारे सुप्रिया सुले जी, उन्होंने राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को पेश किया है इन आवर पार्लियामेंट। तो ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट है ये एक मुद्दा क्या है और ये क्यों हाल ही में न्यूज़ में है, तो ये सभी चीज़ें हमें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है क्योंकि ये करंट एक मुद्दा है। पूरा जो लेबर डिग्निटी है, वर्कर की डिग्निटी है, वर्कर का जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ओवरऑल ये एक राइट बेस्ड अप्रोच से हमें आर्टिकल को देखना होगा जो इन फ्यूचर एग्जाम में, मेंस में या फिर प्रीलिम्स में बन सकता है। और इसी के साथ जो एक कंसेप्ट था प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, क्योंकि ये जो बिल है प्राइवेट मेंबर बिल है, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लाया गया है। तो इसके रिगार्डिंग जो प्राइवेट मेंबर बिल क्या है वो मैंने ऑलरेडी कल के एनालिसिस में आपको बताया था, तो आप उसको एक बार विजिट कर लीजिएगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज राइट टू डिस्कनेक्ट। तो क्या लाइन ड्रॉ करना है आफ्टर वर्क। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल का मेन जो आर्ग्यूमेंट है वो है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, जिसको एज ए पिवोटल लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव लिया गया है टू एड्रेस द ब्लरिंग ऑफ वर्क लाइफ बाउंड्रीज इन इंडियन डिजिटल इकोनॉमी। तो अभी जैसे कि जो सोशो इकोनॉमिक रियलिटी है चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, तो इससे क्या हो रहा है, जो वर्क लाइफ है उसमें भी टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ है। तो उससे क्या है, जो वर्क लाइफ है और जो फैमिली लाइफ है उसका बाउंड्री क्या है आपकी ब्लर हो गई है। तो उसी चीज़ को इसमें एड्रेस करने के लिए ये बिल लाया गया है। तो हाल ही में जो 4 लेबर कोड लाई गई उसमें आपके जो राइट टू डिस्कनेक्ट है कि एक जो एम्प्लॉई है जिसका 7-8 घंटे का ड्यूटी है, वो ड्यूटी के टाइम पे उसको जितना कनेक्ट करना है बाय द एम्प्लॉयर कनेक्ट कर सकते हैं, बट आफ्टर आपका जॉब, आफ्टर एंडिंग ऑफ द वर्किंग आवर उसको अगर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और ही और शी विल नॉट बी ऑब्लाइज टू रिप्लाई। तो उसमें उनको कोई डिसिप्लिनरी, उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो जो गैप कहाँ देखा गया है, हाल ही के पास किए गए 4 लेबर कोड में। तो इसीलिए इग्नोर करना है आफ्टर वर्क कम्युनिकेशन को। क्यों? ताकि जो पर्सन है वो एनी टाइम वर्क में ना रहे, अपने फैमिली लाइफ को और वर्क लाइफ को बैलेंस कर सके। तीसरा, वो इंसान जो है वो प्रोडक्टिव रह सके, प्रोडक्टिव चीज़ें कर सके अपने पर्सनल लाइफ में भी। तो कोर थेसिस क्या है कि ट्रेडिशनल लेबर जो प्रोटेक्शन है वो डिजिटल एरा में नहीं है, तो उसको देना ज़रूरी है क्योंकि डिजिटल रियलिटी जो है वो आपकी पुराने सेफगार्ड को, डिजिटल जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं कर रही है। और ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड भी है आर्टिकल 21 कि एक पर्सनल जो लाइफ है या फिर लिबर्टी है वो प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है आफ्टर वर्किंग आवर। कि वर्किंग आवर के बाद जो पर्सन है वो अपना पर्सनल स्पेस चाहता है, अपनी लिबर्टी चाहता है ताकि वो जो इच्छा वो कर सके। कि पॉइंट अगर देखें, इंट्रोडक्शन एंड कंटेक्स्ट अगर देखें तो ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है, मतलब गवर्नमेंट ने इसका कंसर्न नहीं लिया है, किसी एमपी ने लिया है। एक्सक्लूडिंग इमरजेंसीज, इमरजेंसी में राइट टू डिस्कनेक्ट नहीं रहेगा। कोई इमरजेंसी सर्विस है उसमें तो फ़ोन उठाना ही है, जैसे पुलिस है। ओके, रेगुलेट एम्प्लॉयर कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज पर्सनल टाइम, तो पर्सनल टाइम को बचाना ज़रूरी है जो एम्प्लॉय है उनका फ्रॉम एम्प्लॉयर। कंपैरेटिव एनालिसिस देखें तो यूरोपियन यूनियन में, फ्रांस में, जर्मनी में ऑलरेडी आपके राइट टू डिस्कनेक्ट का प्रोविजन रखा गया है, जबकि इंडिया में ये लैग कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज मैंने ऑलरेडी दिखाया, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के साथ ये रिलेटेड है। इम्पैक्ट ऑन वर्क प्लेस, रिड्यूसिंग बर्नआउट एंड इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी।
तो जो वर्कर है उसका बर्नआउट कम होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ेगी। और सपोर्टिंग एविडेंस में आप देख सकते हैं कि जो ओवर टाइम है उसको विदाउट कंपनसेशन दिया जाता है। अगर ओवर टाइम कराना है तो उसको कंपनसेशन देना ज़रूरी है, प्लस जो वर्कर है वो खुद से राजी होना पड़ेगा ओवर टाइम कराने के लिए, फोर्स्ड ओवर टाइम नहीं होगा। तभी क्या है, उनकी हेल्थ और वर्किंग कंडीशन जो है वो ठीक रहेगी। ओके, नेक्स्ट की टर्म एंड एक्सप्लेनेशन को देखें तो राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है, इग्नोर वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशंस आउटसाइड ऑफिशियल वर्किंग आवर टू प्रिवेंट बर्नआउट। सो इसमें क्या होना है, विदाउट रिप्रकशन होना है कि नेक्स्ट डे पनिश कर दिया, तो वो राइट टू डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। ओके, डिजिटल लेबर क्या है, जो आपके वर्कर है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया। आफ्टर आवर्स एंगेजमेंट मतलब क्या, जो काम खत्म होने के बाद भी एंगेज रखा गया है उसको कहा गया है। तो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लीनेज हमने ऑलरेडी देखा, कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑलरेडी हमने देखा है, वर्किंग टाइम डायरेक्टिव जो है वो भी वही समझ सकते हैं कि एक कौन सा टाइम में कितना वर्क करना है उसका डायरेक्टिव्स रहना। नेक्स्ट हिस्टोरिकली अगर देखें कि लेबर का राइट्स को, वर्कर का राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी प्रोविजंस ली गई है। प्री इंडिपेंडेंस एरा में देखें तो फैक्ट्रीज एक्ट 1981, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, बॉम्बे मिल स्ट्राइक हुआ था, इसके बाद डिफरेंट लॉ आई। तो ऐसे जो इवेंट्स है उसको भी हमें ध्यान रखना है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सभी ध्यान रखनी है, गांधी जी का रोल, ये सभी ध्यान रखना है, लेकिन वो अभी हम इसमें नहीं देखेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखें तो 1980 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ताकि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेफ्टी नॉर्म्स के लिए, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 ताकि फ्लोर वेज दिया जा सके मतलब मिनिमम वेज, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ताकि इंश्योरेंस दिया जा सके फॉर सोशल सिक्योरिटी। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी मेंशन किया गया है फेयर वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। 1990 से 2000 के बीच अगर लिबरलाइजेशन फेज में देखें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया और उसमें डिफरेंट लॉ को अमेंड किया गया और नए एक्ट भी लाए गए, जैसे अमेंडमेंट टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1982 एंड 2010, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 जिसको अमेंड किया 2016 और इसका पेनाल्टी जो है वो बढ़ाया गया। 2010 और प्रेजेंट में देखें तो 29 लॉ थे लेबर को लेके, उसको 4 लेबर कोड में डाला गया, वेज कोड हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हो, सोशल सिक्योरिटी कोड हो या फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड हो, लेकिन इसमें राइट टू डिस्कनेक्ट को नहीं ऐड किया गया, इसीलिए ये क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है। प्लस जो लेबर का प्रोटेक्शन है, राइट्स है, उसको भी इसमें बहुत हद तक डाइल्यूट किया है। तो इसीलिए इसका अगर लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस देखें तो मैं जो इमानुएल कांट है उनको इसमें कोट करना चाहूँगा ह्यूमन डिग्निटी के बारे में कि ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड एज एंड्स नॉट एज मीन्स, कि किसी के कमाई के लिए, किसी के काम के लिए उसको मीन्स की तरह नहीं देखना है। हर इंसान अपने आप में क्या है, एंड है। तो एम्प्लॉय को ज़्यादा कंट्रोल करना वर्क आवर्स के बाद भी वो सही नहीं है। तो मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस अगर देखें तो सोशली क्या होता है, एड्रेस करना, टेली प्रेशर रहना, तो बार बार काम करते रहेंगे, ऑफिस से आने के बाद भी अगर बिजी रहेंगे तो बर्नआउट होगा, वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो जाएगा। पॉलिटिकली देखें तो गवर्नमेंट को बैक करना ज़रूरी है, गवर्नमेंट ने राइट टू डिस्कनेक्ट को अभी तक सपोर्ट नहीं किया है। लीगली देखें तो लैग है बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंस, कि टेक्नोलॉजी राइट्स को एनक्रोच कर रही है लेकिन जूरिस्प्रूडेंस में वो चीज़ें अभी भी मेंशन नहीं है। एथिकली देखें तो ये क्वेश्चन रेज करता है, क्या ये सही है कि एक वर्कर को हम वर्क आवर के बाद भी काम कराते हैं और उसके लिए उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। इंटरनेशनली ऑलरेडी देखा कि डिफरेंट नेशन ने लॉ लाया है। इकोनॉमिकली देखें तो हर समय काम करते रहना मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ना नहीं होता है, उससे प्रोडक्टिविटी घटती है। तो इसीलिए क्या है, वर्कर को रेस्ट आवर भी देना ज़रूरी है। बाकी एनसीईआरटी से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ना है, प्लस सिलेबस के डिफरेंट पार्ट से ये लिंक है। और वे फॉरवर्ड में क्या करना है, वर्क का लीगल डेफिनेशन देना ज़रूरी है कि मैसेज का रिप्लाई करना क्या वो भी वर्क में आता है। ओके, तो एम्प्लॉयर कितना कंट्रोल करेगा, इनको क्लियर करना ज़रूरी है। और सेक्टोरल एक्सेप्शंस भी लानी ज़रूरी है, जो इमरजेंसी है उसमें एक्सेप्शंस रहेंगी। ओके, और इसको एनफोर्सेबल भी बनाना है, सिर्फ सिंबॉलिक नहीं रखना है। और जब वर्कर का आपका वर्कर को जब प्रोटेक्ट किया जाएगा तो उसमें एक ध्यान रखना है कि उनका प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि डिजिटल समय आने की, डिजिटल मतलब टूल्स आने की वजह से अभी क्या है, जो एम्प्लॉयर है वो वर्कर का आपका क्या बोलते हैं लोकेशन ट्रेस करना या फिर कॉल ट्रेस करना, तो ये सभी चीज़ें सही नहीं है, तो वो देखना ज़रूरी है।
इसी के साथ बाकी जो आर्टिकल है आपको इसी तरीके से पढ़ना है। जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो ओवरऑल इंडिया में भी डिफरेंट सिटीज़ में पोल्यूशन है, तो हमारा जो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट है वो वायलेट हो रहा है। और ये वायलेट होना मतलब क्या, आर्टिकल 21 वायलेट होना, ये भी राइट बेस्ड अप्रोच से ही आर्टिकल हमने दिया है। तो इसको भी आप इसी तरीके से बारीकी से चीज़ों को देखिएगा। ओके, इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। कोई अगर डाउट रहता है आपका तो वो हमें आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई है बेटर तरीके से। कोई भी डाउट हो बताने में आप मत हिचकिचाइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।